बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे हमारे नेबरिंग देश हैं वो भी 6% स्पेंड करते हैं और हम केवल 1.5% निवेश कर रहे हैं हेल्थ पे, जिसकी वजह से आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो हेल्थ पे है इंडियंस वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा इंडिया में हो रहा है कि अगर आपके घर में कोई बीमार होता है तो आप या तो लोन लेके ट्रीटमेंट करते हैं या पीएफ से पैसा निकालते हैं या प्रॉपर्टी बेचते हैं। सरकार की इसमें मदद बहुत कम है। 8 करोड़ सिलेंडर जो इन्होंने उज्ज्वला पे दिए थे उसमें से 85% जो है रीफिल नहीं होते बिकॉज सिलेंडर इज सो एक्सपेंसिव। ये लोग खरीद मतलब गैस उसमें दोबारा नहीं भरवा पा रहे। तो हम लोग डाला इंडिया से मैं योगेश शर्मा। जैसा कि आप बता दें, कल जो बजट लॉन्च हुआ है, बजट को लेकर काफी समस्याएं लोगों के सामने आई हैं। जो लोगों ने उम्मीद की थी बजट को लेकर कि हमें बजट से कुछ फायदा हुआ, परंतु जो लोगों की आज थिंकिंग हमने जानी और लोगों ने बताया कि बजट से लेकर हमें कितना नुकसान हुआ है। लेकिन सरकार ने जो अपने वैल्यू रखे, मुद्दे रखे, भाजपा सरकार ने का कहना है कि बजट बहुत फायदेमंद है। इसी को लेकर डॉक्टर सारिका जी हमारे पास मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे इस मेडिकल में इस बजट को कितना बेनिफिट मिला है, कितना नुकसान हुआ है, और सरकार ने जो बजट अपने वादे रखे हैं कि मेडिकल सुविधाएं भी दी जाएंगी और भी काफी जो मुद्दे हैं उनको लेकर हम डॉक्टर सारिका से बात करेंगे। तो क्या कहना है इस चीज को लेकर? मैं सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं डाला इंडिया में। थैंक यू। मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा, जो बजट कल लॉन्च हुआ है, सरकार ने अपने वादे किए थे कि इस बजट में बेनिफिट्स आएगा, परंतु जो सरकार ने भी काफी जो हम लोगों से बात कर चुके हैं, सरकार ने बोला कि इससे बेनिफिट्स होंगे, गरीब लोग बेनिफिट्स आएगा, परंतु जो सरकार के जो वादे थे कहीं ना कहीं इस बजट में सरकार ने अपने फायदे को दिखाया है। तो इस बजट में आप मेडिकल से रिलेटेड करते हैं, मेडिकल से डॉक्टर हैं, तो उसमें बताएंगे कि मेडिकल पे कितना इस बजट को फायदा हुआ है। देखिए, सरकार ने मेडिसिन का बजट, हेल्थ का बजट पिछले साल 2020 से मुकाबले 21 में जब कोविड महामारी थी उसके बावजूद उन्होंने हेल्थ पे बजट स्पेंड कम कर दिया है। 35,000 करोड़ उन्होंने कोविड वैक्सीन पे बोले थे। उसके अलावा जो ओवरऑल हेल्थ पे जो एक्सपेंडिचर है वो कम हुआ है। और इस साल हेल्थ का तो कुछ जिक्र ही नहीं हुआ। सिर्फ एक उन्होंने टेलीमेडिसिन मेंटल हेल्थ के लिए एक हेल्पलाइन बनाई है जो ऑफकोर्स बहुत ज़रूरी है, बट वन मेडिकल हेल्पलाइन फॉर मेंटल हेल्थ कैन नॉट बी द हाईलाइट ऑफ द हेल्थ बजट। इस समय आपको पता है इंडिया इज स्पेंडिंग द लीस्ट अमाउंट ऑफ मनी ऑन हेल्थ। मतलब पूरे विदेश में 189 कंट्रीज में हम 179 पोजीशन पे हैं। इंडिया सिर्फ अपना जीडीपी का 1.5% हेल्थ पे स्पेंड करती है। हमारी कई वर्षों से मांग रही है 10 फॉर हेल्थ, दैट मीन्स 10% कम से कम जीडीपी हेल्थ पे स्पेंड किया जाए। आपको मैं बता दूं, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे हमारे नेबरिंग देश हैं वो भी 6% स्पेंड करते हैं और हम केवल 1.5% निवेश कर रहे हैं हेल्थ पे, जिसकी वजह से आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो हेल्थ पे है इंडियंस वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा इंडिया में हो रहा है कि अगर आपके घर में कोई बीमार होता है तो आप या तो लोन लेके ट्रीटमेंट करते हैं या पीएफ से पैसा निकालते हैं या प्रॉपर्टी बेचते हैं। सरकार की इसमें मदद बहुत कम है। बाकी जिस प्रकार 2 साल पैंडेमिक टाइम जहाँ लोगों के नौकरियां भी चली गई, सरकार खुद कहती लोग लाखों लोग बेरोजगार हो गए, तो कहीं ना कहीं जो बजट निकला है मेडिकल को उसको ज्यादा बेटर पोजीशन दी चाहिए थी, पर मेडिकल की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। देखिए, ना हेल्थ पे कुछ उन्होंने कोई बातें करी हैं, ना एजुकेशन पे बात करी है। जो एक हर घर की, हर गृहिणी की पेन पॉइंट है एलपीजी सिलेंडर जो 960 रुपए का हो गया है, उसमें भी कटौती नहीं करी है। अब ये हाल हो गया है और सरकारी डेटा है कि 8 करोड़ सिलेंडर जो इन्होंने उज्ज्वला पे दिए थे उसमें से 85% जो है रीफिल नहीं होते बिकॉज सिलेंडर इज सो एक्सपेंसिव। ये लोग खरीद मतलब गैस उसमें दोबारा नहीं भरवा पा रहे। तो हम लोग सिर्फ दिखाने के लिए, पोस्टर बनाने के लिए 8 लाख घर कर दिए, 4 लाख घर कर दिए, हेडलाइन मैनेजमेंट बंद करें और जनता की पीड़ा को समझें तो जाके फायदा होगा। मैं उम्मीद कर रही थी कि हेल्थ का बजट कम से कम डबल किया जाता तो लोगों को काफ़ी राहत मिलती। मैं उम्मीद कर रही थी कि एलपीजी पे डेफिनेटली सब्सिडी मिलनी चाहिए, कम से कम गरीब लोगों को तो मिलनी चाहिए थी, वो भी नहीं मिली। और जो एक्साइज ड्यूटी डीजल पे चल रही है, जबकि वर्ल्ड वाइड उतार चढ़ाव आ रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पे सिर्फ वन वे ट्रीट होता है, एक तरफ ही बढ़ता है। मतलब 20 रुपए बढ़ा देते हैं, 2 रुपए कम कर देते हैं, वो भी चुनाव के बाद। डेफिनेटली चुनाव के बाद वापस ये लोग हर हफ्ते वाला बढ़ाना शुरू करेंगे। तो ये जो है गरीबों के खिलाफ है। मिडिल क्लास को जीरो बेनिफिट मिला है, किसी भी प्रकार की सुविधाएं नहीं मिली, महिलाओं को सुविधाएं नहीं मिली, स्टूडेंट्स को सुविधाएं नहीं मिली, किसानों को फायदा नहीं हुआ। आपको हैरानी होगी, इन्होंने जो एमएसपी पे लागत पिछले साल 24,700 करोड़ हुआ करती थी जो एमएसपी पे हमारा स्पेंड, इस बार सरकार ने किसानों को वादा किया था कि हम आपका
एमएसपी पे कानून मतलब सोचेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। उन्होंने एमएसपी पे एक्सपेंडिचर है और कम कर दिया, 23,000 करोड़ कर दिया है। तो किसानों के साथ भी विश्वासघात हुआ है और मुझे लगता है खाली पोर्ट और खाली रोड बनने से देश नहीं विकसित होता। जब तक लोगों के पेट में खाना नहीं होगा, जब तक लोगों की हेल्थ अच्छी नहीं होगी, जब तक लोगों को पढ़ाई अच्छी नहीं कराएंगे, भारतवर्ष कभी विकसित नहीं हो पाएगा। बात करें जिस तरह बजट की बात करें, बजट में मिडिल क्लास तो मिडिल पर है गया, हाई क्लास हाई हो रहा है और लोअर क्लास तो बिल्कुल बजट को लेकर जो बजट लॉन्च हुआ इसको लेकर बिल्कुल मर ही जाएगा। और जो आज हालात इस प्रकार सरकार ने बनाए हैं भ्रष्टाचार को लेकर भी और बजट को लेकर भी जो हालात बने हैं, तो इससे लगता है भ्रष्टाचार भी तो और बढ़ेगा फिर तो सरकार बिल्कुल बढ़ ही रहा है। देखिए अब एक आम आदमी जो है अगर मान लीजिए 15,000 रुपये महीना भी कमा रहा है, वो स्कूल पे 2,000 रुपये एक एक बच्चे का खर्च करता है। गैस अगर आपकी 960 रुपये है, डीजल के प्राइसेस की वजह से तेल अब 200 रुपये किलो मिल रहा है, आटा 50 रुपये किलो मिल रहा है। आलू प्याज, जो एक गरीब आदमी आलू प्याज की रोटी खा सकता था, वो भी अब 40-50 रुपये किलो हो रखा है। तो जो सरकार है सिर्फ अपने बिलियनर दोस्तों के बारे में सोच रही है और 154 लोग हैं जो और बिलियनर बन गए हैं पिछले 2 साल में, जबकि 20% जो गरीब लोग हैं वो और गरीब हो गए हैं। 4 करोड़, ये सरकार के आंकड़े हैं कि 4 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे उतर गए हैं। कोविड के दौरान लोगों की नौकरियां गई हैं। इंडिया मेल न्यूट्रिशन इंडेक्स पे और गिर गया है, 159, पाकिस्तान बांग्लादेश के नीचे आ गया। मतलब हमारे बच्चे अब भूख से बिलबिला रहे हैं, लेकिन सरकार ने फूड सब्सिडी पे भी 80,000 करोड़ और कम कर दिया है, हेल्थ पे कम कर दिया। तो मुझे नहीं समझ आ रहा है, सिर्फ ये अपने दोस्तों को और अमीर बनाने की कोशिश है और 140 करोड़ भारतीयों को ये भूल चुके हैं। 2 साल का पैंडेमिक टाइम निकला है, बजट पर उम्मीद ये थी कि शिक्षा, एजुकेशन और मेडिकल्स को लेकर सबसे ज्यादा सेवाएं दी जाएंगी, कुछ ना कुछ कम किया जाएगा बजट में और मेडिकल को सुविधाएं ज्यादा बेनिफिट दी जाएंगी। जैसे गुड़गांव जैसे शहर में हॉस्पिटल की सबसे बड़ी कमी है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें सामने आती है, लेकिन जो बजट में जो देखा हमें मेडिकल और एजुकेशन को तो नाम मात्र दिया गया है। आप देखिए गुड़गांव की बात कर रहे हैं, गुड़गांव में आपको पता है कोविड महामारी में हमारे यहाँ कोई हॉस्पिटल की बढ़ोतरी नहीं हुई। जो भी ट्रीटमेंट किया गया प्राइवेट हॉस्पिटलों ने किया, कॉर्पोरेट हॉस्पिटलों ने किया। 70-75 प्राइवेट नर्सिंग होम्स हैं, उन्होंने पेशेंट एडमिट किए। 20-25 कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, वहाँ पेशेंट एडमिट हुए और सरकारी में खाली रेफरल का काम चलता रहा। ये जो बहुत सैड बात है गुड़गांव के लोगों के लिए। पूरे गुड़गांव और बादशाहपुर में एक ही एक सिविल अस्पताल है और वहाँ पे कोई आईसीयू वगैरह की खास कैपेसिटी नहीं है, हर पेशेंट को रेफर कर दिया जाता है। तो ये कोई तरीका नहीं है। मिलेनियम सिटी में कम से कम यहाँ पे जब एक 5 किलोमीटर रेडियस में कम से कम 10 कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हैं, तो गरीब लोगों के लिए, जो लोग अपनी जेब से नहीं अफोर्ड कर सकते, उनके लिए कम से कम एक रीजनेबल हॉस्पिटल होना चाहिए था। मेडिकल कॉलेज 7 साल पहले अनाउंस हुआ था कि जी गुड़गांव मेडिकल कॉलेज बनेगा, आज तक उसकी लैंड तक नहीं खरीदी गई है। अगर ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज होता तो 1 साल में लैंड मिल गई होती, 3 साल में कंस्ट्रक्शन हो गई होती, आज तक 3 बैच स्टूडेंट्स के ग्रेजुएट हो चुके होते। तो गुड़गांव को हरियाणा सरकार जो है बिल्कुल निग्लेक्ट कर रही है, जबकि वी आर मेकिंग 70% ऑफ द रेवेन्यू फॉर द एंटायर हरियाणा स्टेट। पूरे हरियाणा की एक गोल्डन एग मान लीजिए गुड़गांव है और उसके बावजूद गुड़गांव के लोगों को बिल्कुल कोई फैसिलिटीज नहीं मिल रही हैं। आप हमारे रोड्स को देख लीजिए, बुरे हाल है, पॉट होल्स है, अच्छे अच्छे सेक्टरों में वेस्ट के कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, नालियां की प्रॉब्लम है, थोड़ी बारिश होती है जल भराव हो जाता है। तो गुड़गांव जो है लोगों को बहुत एक रॉ डील मिल रही है और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि सरकार अपने इससे जागे और हमारे लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उस पर ध्यान दे। पर सरकार का दावा है कि इन्होंने बड़े विकास कार्य किए, जिसमें परसों भी सीएम साहब ने दौरा किया रात का नगर निगम में। क्या बात है, 6 बजे सरकारी दफ्तर बंद हो जाते हैं, 7 बजे 6 बजे मार्केट बंद हो, 6 बजे सरकारी दफ्तर बंद होते हैं, 7 बजे मार्केट बंद होती है। उसके बाद रात को सीएम साहब का दौरा, तो ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को दिखावा कर रहा है। तो मैं सीएम साहब से मैं बहुत खुश थी कि भाई सीएम साहब ने रात को 9 बजे जाके पहले एमसीजी के दफ्तर पे किया, उसके बाद जाके जीएमडीए के दफ्तर पे भी सेक्टर 44 में किया। तो मैं चाह रही थी कि सीएम साहब ये भी बता दें कि जिस इंफॉर्मेशन के साथ, वो जिस इनपुट के साथ रात को 9 बजे वो अगर उन्होंने छापा मारा है, तो छापे में निकला क्या, किसके खिलाफ निकला, क्या क्या कार्रवाई हुई और किसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। एफआईआर भी हो, अगर कोई गलत काम हुआ है तो उस पर सार्वजनिक तरीके से बताया जाए कि किसकी भूमिका रही। लेकिन सीएम साहब ने सुबह 9 बजे बोल दिया जी लैपटॉप में सब ठीक ठाक है। तो मतलब जो भी है ये साजिश की गई है। सीएम साहब को या तो इन्फॉर्मेशन गलत मिली, तो वो हमारी इंटेलिजेंस का फेलियर है, या वो ऊपर से ऑर्डर आया कि भाई इनको जो अफसर को बचाना है तो इसको आप एक क्लीन चिट दे दीजिए।
तो ये लोगों के साथ मजाक हो रहा है, हेडलाइन मैनेजमेंट हो रही है, दिखावा करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पे बिल्कुल कोई काम नहीं हो रहा। जिस पर पंजाब की बात करें, पंजाब के इलेक्शंस भी घोषित हो गए, सीट्स भी घोषित करे, तो आम आदमी पार्टी ने एक तरह से एक तरफा दिखा दिया है कि बजट चाहे कुछ भी हो, हम अपना काम करेंगे। पंजाब का क्या कहना है सबसे पहले? देखिए, पंजाब स्टेट जो है पिछले कई वर्षों से बहुत ज्यादा निग्लेक्ट हो रहा है। एक टाइम पे इट वाज द गोल्डन, एक ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया था, बहुत ही खुशहाल हमारा स्टेट था, लेकिन पिछले 20 साल से इसका ग्राफ नीचे गिरता चला जा रहा है। वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, वहाँ पे एजुकेशन का स्तर गिर चुका है, गवर्नमेंट स्कूल जो है बिल्कुल ही बेकार हो चुके हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है कोई मेजर सर्जरी नहीं होती, हर पेशेंट को रेफर टू पीजीआई चंडीगढ़ कर दिया जाता है। तो अगर वहाँ पे हेड इंजरी हो जाए कहीं भी पंजाब में, तो बस एम्बुलेंस चल के सीधे पीजीआई चंडीगढ़ पहुँचती है। तो सरकारी अस्पतालों का जो है बुरा हाल है, जिस तरह हरियाणा में है। और पंजाब के लोग, मुझे लगता है कि मन बना चुके हैं कि एक मौका इस बार केजरीवाल को जरूर देंगे। 15 साल उन्होंने अकाली की सरकार देखी, जिसमें करप्शन होती रही, और पिछले 5 साल में कांग्रेस ने एक भी पॉइंट पे काम नहीं किया है। कैप्टन साहब पहले आए नहीं, अपने 4.5 साल वो उन्होंने विश्राम किया, और चन्नी साहब जब से आए हैं, उन्होंने 1 महीने के अंदर ही 10 करोड़ नकद उनके रिलेटिव के घर में पकड़ी गई है सैंड माइनिंग के जरिए। तो कांग्रेस जो है, करप्शन और कांग्रेस एक साथ चलते हैं। और आज तक हमारे अरविंद केजरीवाल जी के यहाँ, सत्येंद्र जैन के यहाँ, मनीष सिसोदिया के यहाँ जितनी मर्जी रेड होती रही, कुछ भी नहीं मिला, चाहे ईडी सीबीआई सब मिलके इन्होंने करते रहे। तो इस बार मुझे लगता है कि पंजाब एक ईमानदार सरकार को चुनेगा, झाड़ू की सरकार चुनेगा, और उनके हेल्थ, उनके एजुकेशन, उनके रोड्स, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, सब चीज पे इम्प्रूवमेंट होगी, और खासकर एम्प्लॉयमेंट और ड्रग्स पे इम्प्रूवमेंट होगी, और एक खुशहाल पंजाब का जो सपना था वो दोबारा पूरा करके दिखाएंगे। थैंक यू मैम फॉर से अपने बजट पे विचार रखे। ये थी डॉक्टर साइका ने अपने विचार रखे बजट को लेकर कि कहीं ना कहीं बजट में एजुकेशन मेडिकल को इग्नोर किया गया है, और इस पर और चर्चा के लिए हम और भी जगह बात करेंगे। तो इसके साथ मैं योगेश जांगड़ा, दलाई मीडिया से, धन्यवाद। की लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।